नहीं करेगा क्यों? कल अपन ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ सीड, सॉरी एम्ब्रियो। आज अपने पास टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप आपके पास एक तरफ बना बेटा जायगोट और दूसरी तरफ बना पैर। निषेचन के फलस्वरूप बना जायगोट और पैर में परिवर्तन या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एक तरफ आपके पास बन गया एम्ब्रियो और दूसरी तरफ बन गया पैन। पैन से बन गया एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में काम आ जाता है। जैसे जैसे जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, पैन से एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, उसी दौरान बीजांड के अन्य भागों में परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। क्या काम करना? एक तरफ आपके पास जायगोट बना और जायगोट से आगे जाकर एम्ब्रियो बना, दूसरी तरफ निषेचन के फलस्वरूप पैन बना जो एंडोस्पर्म में बदल गया और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में काम आता। जब जायगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसी दौरान बीजांड के अन्य भागों में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बीजांड बीज में बदल जाता है, लेकिन बीजांड बीज में कब बदलता है? निषेचन के बाद। इसलिए बीज की परिभाषा आपने क्या दी? निषेचित बीजांड को ही क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। अब बीजांड से बीज का निर्माण होता है, तो बीजांड का कौन सा भाग बीज के कौन से भाग का निर्माण करता है? जो जूनियर क्लास में मैंने एक टेबल बनाई थी, उसी टेबल को आपको पुनः याद रखना है। तो सबसे पहले आपके पास याद करो, निषेचन के पश्चात ही बीजांड किस में कन्वर्ट होता है? बीज में कन्वर्ट होता है। और बीजांड के विभिन्न भाग बीज के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है एग सेल। एग सेल किससे फ्यूज हो गई? मेल गैमेट से। ये पार्ट किसका आ गया? बीजांड के भाग। अब एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर किसका निर्माण करती है? जायगोट का। और जायगोट से माइटोसिस डिवीजन द्वारा क्या बन गया आपके पास? एम्ब्रियो। दूसरी तरफ सेंट्रल सेल, जो एक मेल गैमेट से फ्यूज होने के पश्चात बना दिया पैन, और पैन में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बना? एंडोस्पर्म या ग्लूकोज। एंडोस्पर्म या ग्लूकोज डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में क्या जाता है? काम। फिर तीसरा बचता है आपके पास सिनर्जिक। निषेचन के पश्चात ये सेल क्या हो जाती है? नष्ट।
चौथा पार्ट बचता है एंटीपोडल सेल, जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती है। ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया था किसका, आपका पास एम्ब्रियो सेल का, और दूसरी तरफ क्या निकल कर आएगा, एम्ब्रियो। इसका मतलब निषेचन के पश्चात एम्ब्रियो सेल ही किसमें बदल जाता है, एम्ब्रियो। पांचवा पार्ट आता है इनर इंटेगुमेंट। जैसे जैसे जाइगोट से भ्रूण का परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे बीजाणु का इनर इंटेगुमेंट एक थिन या पतली लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अपन इनर सीड कोट एक बन कहते हैं। उसी दौरान आउटर इंटेगुमेंट थिन के साथ थिक एंड हार्ड कठोर प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आउटर सीड कोट क्या कहते हैं, टेस्टा। फिर बचता है बीजाणु का माइक्रोपाइल भाग। तो एम्ब्रियो, टेगमन, टेस्टा को सामान्य रूप से कहते हैं सीड, तो बीजाणु का माइक्रोपाइल भाग बदल जाता है किसमें, सीड पोड। सलाजा भाग में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होती। फिर बचता है बेटा फ्यूनिकल बीजाणुवृत्त, ये बदल जाता है किसमें, बीजवृत्त या फ्यूनिकुलस, जिसकी सहायता से सीड किसके साथ जुड़ा रहता है, फल वृद्धि से जुड़ा रहता है। 10वां पार्ट आता है न्यूक्लियस या बीजाणुकाय। अधिकांश एंजियोस्पर्म में बीजाणुकाय विकसित हो रहे भ्रूण के द्वारा पोषण के रूप में उपयोग आ जाता है, लेकिन किसके अंदर बेटा, काली मिर्च, ब्लैक पाइपर व चुकंदर, इन दोनों प्लांट्स में बीजाणु से बीज का निर्माण हो जाने के पश्चात बीज में बीजाणुकाय एक परत के रूप में शेष रह जाता है, जिसे प्री भ्रूण कोश या इंग्लिश में पेरिस्पर्म कहते हैं, जिसकी शुक्रभ्रूणता किस अवस्था में होगी बेटा, 2 इस प्रकार इन चेंजेस के द्वारा निषेचन के पश्चात बीजाणु ही किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। एक प्रारूपिक सीड की बात करें तो सीड में 2 पार्ट होगा, अंदर एम्ब्रियो और बाहर सीड कोट। सीड कोट 2 प्रकार के होंगे, आउटर सीड कोट टेस्टा
इनर को टेक वन दोनों प्रोटेक्टिव है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो की संरचना आप पहले से पढ़ चुके हैं, कल पढ़ने पड़ी थी। मूल दो भाग होते हैं, एक कोटिलिडोन्स और दूसरा बीजपत्र और दूसरा भाग था एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस। अब इस प्रकार एक बीजांड से क्या बन गया था? बीज बन गया। कुछ विशेष पॉइंट याद रखने हैं जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। तो अपन ने बताया था कुछ पौधों में जो बीजांड है उस बीजांड में दो इंटेगुमेंट के अलावा एक तीसरा और इंटेगुमेंट पाता है। इस थर्ड इंटेगुमेंट को अपन ने नाम दिया था एरिक, जो किसके अंदर? लीची में खाने योग्य भाग का निर्माण करता है। दूसरा विशेष पॉइंट याद रखना है, मोस्टली मोनोकोट में बीजांड द्वार वाले पार्ट पर, भाग पर, माइक्रोपाइल वाले भाग पर एक प्लगनुमा संरचना पाती है। प्लगनुमा संरचना पाती है। इस प्लगनुमा संरचना को ओपर्कुलम कहते हैं। किसके अंदर? मोस्टली मोनोकोट के अंदर जो बीजांड का माइक्रोपाइल वाला भाग है, उस माइक्रोपाइल वाले भाग की और बीजांड द्वार वाले भाग की और एक प्लगनुमा संरचना पाती है। इस प्लगनुमा संरचना को ओपर्कुलम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट याद रखना बेटा, यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में, दंडात्मक वाली फैमिली में, यूफोर्बिया वाली फैमिली में, यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में जो बीजांड है उस बीजांड के माइक्रोपाइल वाले भाग की तरफ एक सफेद रंग की संरचना पाती है। बीजांड में माइक्रोपाइल वाले भाग की और सफेद रंग की संरचना पाती है, जिसे केरेंकल कहते हैं। ध्यान रखना, जिसे क्या कहते हैं? केरेंकल कहते हैं। ये अपने पास किसका निर्माण हो गया? बीज का निर्माण। अब एंजियोस्पर्म प्लांट में बनने वाले इन बीज को एंडोस्पर्म की बेस पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तीसरा विशेषण प्रकार बनाने पर, तो किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के आधार पर सीड को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नॉन एंडोस्पर्मिक और दूसरा है एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? तो जिन पौधों में जाइगोट से भ्रूण के निर्माण के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा संपूर्ण एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष को किसके रूप में बेटा? पोषण के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे सीड में भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है। ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। वे प्लांट जिनमें विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा कंप्लीटली एंडोस्पर्म को पोषक के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब बीज बनने के पश्चात बीज में एंडोस्पर्म शेष नहीं रहता है। ऐसे बीज को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे मोस्टली एग्जांपल डाइकोट,
मोस्टली डाइकोट, जैसे चना है, मटर है। और दूसरी तरफ आ रहा है कौन सी सीड? एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड किसे कहा गया आपने? तो कुछ एंजियोस्पर्म में जाइगोट से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस विकसित हो रहे भ्रूण द्वारा एंडोस्पर्म को संपूर्ण पोषण के रूप में यूज नहीं किया जाता है, जिसके कारण बीज बनने जाने के पश्चात भी बीज के अंदर एंडोस्पर्म संचय रहता है, शेष रहता है। ऐसी सीड को अपन कहते हैं ना, कौन से सीड? एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ऐसी सीड को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म क्या रहता है? शेष रहता है। ये शेष रहा हुआ एंडोस्पर्म सूत्रगुणिता की दृष्टि से तो कौन सी अवस्था में था? 3n अवस्था में। और इसका कार्य क्या है? तो सीड जर्मिनेशन के समय सीड को पोषण के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल, तो सभी मोनोकोट एंजियोस्पर्म में क्योंकि उनके अंदर कोटिलिडोन्स की संख्या, बीजपत्र की संख्या 1 होती है, तो पर्याप्त मात्रा में पोषण का संचय कोटिलिडोन्स या बीजपत्र नहीं कर पाता है, जिसके कारण इनके सीड के अंदर ही एंडोस्पर्म शेष रहता है या भोजन के रूप में संचय रहता है, जो सीड के जर्मिनेशन के समय क्या करता है? यूज आता है। इसके अलावा कुछ डाइकोट में भी एंडोस्पर्मिक सीड पाए थे, जैसे एग्जांपल मैंने कई बार क्या था? नारियल, अरंडी, सनफ्लावर, सूरजमुखी, ये कैसे डाइकोट बेटा? एंडोस्पर्मिक सीड। इसके अलावा एक और प्रकार आते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, जिन सीड के अंदर बीजाणुकाय एक परत के रूप में शेष रह जाता है। तो शेष रहे हुए ऐसे बीजाणुकाय दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। और ऐसे सीड को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। इस प्रकार अपने पास एक पार्ट पूरा और हो गया बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ए सीड। फिर है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अब जैसे जैसे बीजाणु से बीज का निर्माण होता है, उसी दौरान बीजांडिया अंडाशय में संश्लेषित वर्धी पादप हार्मोन या पादप वर्धी हार्मोन की सहायता से अंडाशय की भित्ति में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के फलस्वरूप अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। अब अपन ने क्या कहा? जैसे जैसे बीजाणु से बीज का निर्माण होता है, उसी दौरान बीजाणु या अंडाशय की भित्ति से संश्लेषित किए गए पादपवर्धी हार्मोन की सहायता से अंडाशय की भित्ति में परिवर्तन होता है। अंडाशय की भित्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अंडाशय की भित्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है? फल भित्ति में। और अंदर बीजाणु से क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। फल भित्ति व बीज को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म में बनने वाले इन फ्रूट को मूल रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्या आता है? नंबर प्योर फ्रूट एंड
नंबर 2 फॉल्स फ्रूट। जब किसी फ्रूट के फल भित्ति का निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, जब किसी फल में फल भित्ति का निर्माण केवल और केवल किससे होता है? अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। जैसे मोस्टली प्लांट फ्रूट। और दूसरा है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट और क्या है? जब फल भित्ति का निर्माण करने के लिए अंडाशय के साथ साथ फ्लावर के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, थैलेमस या सेपल या पेटल भी भाग देते हैं, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जांपल एप्पल, पाइनएप्पल, किस प्रकार के फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा एक और प्रकार बनता है बड़ा पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। हिंदी में नाम है बड़ा एनिसेक्सोल। कुछ पौधों में बिना निषेचन के भी अंडाशय की वृद्धि फल वृद्धि में बदल जाती है। कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही अंडाशय की वृद्धि फल वृद्धि में बदल जाती है, लेकिन बिना निषेचन के बीजाणु बीज में कन्वर्टेड नहीं होता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या एनिसेक फल कहते हैं। जो सदैव कैसे होंगे बेटा? सीडलेस होंगे, क्योंकि बिना निषेचन के बीजाणु किस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है? बीज में कन्वर्ट। अब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो इस फलों को तो मैंने कह दिया था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या एनिसेक फल, और एनिसेक फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल पपीता के। अब अपन ने कहा कि पादप वर्धी हार्मोन 5 प्रकार के, आगे पढ़ेंगे पर पादप वर्धी हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ऑक्सिन है, जिबरेलिन जो पादप हार्मोन है, उनकी सहायता से पौधों में एनिसेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है। ऐसे एनिसेक फलन को प्रेरित एनिसेक फल, और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरित असंचरण एनिसेक फलन कहते हैं। ये आपके पास बड़ा किसका डेवलपमेंट हो गया? फ्रूट का। फिर इसके पश्चात अगला टॉपिक आता है इस लेसन का लास्ट टॉपिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हिंदी में कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो एंजियोस्पर्म जो पादप है उसके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं या 2 पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती है। इन अवस्थाओं के एकांतर क्रम को ही
क्या कहते हैं? पीडी एकांतर। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं एंजियोस्पर्म पौधों के जीवन चक्र में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती है। इस एकांतर क्रम को ही क्या कहते हैं? पीडी एकांतर क्रम। एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट पीडी का स्पोरोफाइट जो अवस्था है उसका अर्थ है 2n अवस्था, और गैमेटोफाइट अवस्था का मतलब है n अवस्था। अर्थात जब पादप में कोशिका 2n अवस्था में रहती है तो वो स्पोरोफाइट या बीजाणुरहित पीडी अवस्था, जबकि n अवस्था में रहती है तो वो गैमेटोफाइट। और 2n से n और n से 2n आप सबको पता है 2n से n अवस्था केवल और केवल कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और n से 2n अवस्था केवल विसेचन की प्रक्रिया द्वारा संपन्न। अब एंजियोस्पर्म में मुख्य पीडी या मुख्य अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है कौन? स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन की प्रारंभिक कोशिका कार्य करता है कौन? जाइगोट। मुख्य पीडी की बात करें अपन, एंजियोस्पर्म में मुख्य पीडी का प्रतिनिधित्व करता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और मुख्य पीडी का मतलब जो लंबे समय का प्रतिनिधित्व करती है। अब एंजियोस्पर्म में मुख्य पीडी का कार्य करती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन की प्रारंभिक कोशिका का कार्य करता है कौन? जाइगोट। इस जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा कौन सी पीडी का निर्माण होता है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन मूल रूप से 3 भागों में विभाजित होती है, जिन्हें अपन ने नाम दिया रूट, स्टेम एंड लीफ। अब कायिक अवस्था के पश्चात जब पादप में जनन अवस्था आती है तो उस जनन अवस्था के दौरान चौथा पार्ट क्या उत्पन्न होता है? फ्लोर उत्पन्न होता है। इस फ्लोर में मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन के रूप में एंडोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में किसका निर्माण होता है? गाइनोसियम। एंडोसियम की यूनिट स्टेमन, गाइनोसियम की यूनिट कार्पल। स्टेमन के कौन से भाग? एंथर वाले भाग में, और कार्पल के कौन से भाग बेटा? ओवरी वाले भाग में। एंथर वाले भाग में माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है, और ओवरी वाले भाग में मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम की एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जबकि मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर पाए जाने वाले मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होता है। ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट जनरेशन की फैट सेल और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन की फैट सेल का कार्य करता है। अब माइक्रोस्पोर आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट जनरेशन का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप 2 मेल गैमेट बनते हैं, और मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन की फैट सेल का कार्य करता है, जिसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन के रूप में किसका निर्माण होता है? एम्ब्रियो सेल के अंदर एग सेल का निर्माण होता है। अब एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के फलस्वरूप क्या बनता है? जाइगोट, और ये जाइगोट वापस स्पोरोफाइट पीढ़ी की प्रथम कोशिका। इस प्रकार स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, ये दोनों प्रक्रिया या दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के पादप के जीवन चक्र में एकांतर क्रम होती है। इस एकांतर क्रम को ही क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतर क्रम, जिसमें मुख्य पीढ़ी स्पोरोफाइट और बोन पीढ़ी के रूप में
गेमेटोफाइट विधि, गेमेटोफाइट विधि भोजन के लिए पूर्ण रूप से स्पोरोफाइट विधि पर क्या होती है बेटा, आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। जबकि एंटीबायोफाइट पंचायत में याद रखना बेटा, कौन सी विधि कौन सी किसके लिए भोजन पर आश्रित होती है, ये दूसरे पेपर में पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही ये मिशन कंप्लीट। इसी यूनिट में अपन चौथा लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जन्म की विशिष्ट विधियां। जन्म की विशिष्ट विधियां। तो एंजियोस्पर्म में मूल रूप से जन्म की प्रक्रिया दो विधियों द्वारा होती है बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यदि एसेक्सुअल व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा किसी और विधि से जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है तो जन्म की इस विधि को अपन कहते हैं जन्म की विशिष्ट विधियां। एंजियोस्पर्म में 4 प्रकार की विशिष्ट विधियां पाई जाती है, जिनमें से सबसे पहली है असंजनन या इंग्लिश में कहते हैं एपोमेक्सिस, जो हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक्स।